हिस्ट्री का हमारा आगे का लेक्चर है और आज हम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान, टाइम पीरियड के दौरान इतिहास में क्या क्या ऐसी घटनाएं घटी हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या निगेटिव साइड है। जो हमें फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ना होगा कि किस तरीक़ा से ब्रिटिश पार्लियामेंट वो कंट्रोल करती है अपने ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना हमारा कोई समय बर्बाद किए। हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम आज स्टार्ट करेंगे। हम देख लेते हैं क्या, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि 1773 तक, ठीक है, ब्रिटिशर्स का भारत में 3 जो इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंसीज था, ठीक है, वो कौन कौन हो गया था, तो वो 3 इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंसीज, ठीक है, 3 इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंसीज हो गया था। 3 इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंसीज कौन कौन था, तो जो पहला था वो था बंगाल, ठीक है, दूसरा क्या था, वो था बॉम्बे, ठीक है, और तीसरा था मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसीज ब्रिटिशर्स का भारत में काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे आज हमारा ये जो 1700, ये टाइम पीरियड क्या है, तो आज का जो टाइम पीरियड है वो है 1772 से लेके 85 तक का। ठीक है, 1772 से लेके 85 तक का टाइम पीरियड है। 1773 तक, कब, 1773 तक, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज रहते हैं ब्रिटिशर्स के, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी। इसी मद्रास को क्या भी प्रेजेंट डे चेन्नई के नाम से हम जानते हैं कि वही मद्रास चेन्नई के नाम से। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद जो डेजिग्नेशन था, जो पद था, रॉबर्ट क्लाइव क्या था, तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद में फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लेंगे, क्या है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कब से कब तक रहता है, तो वो 1772 तक कंटिन्यूड, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंटिन्यूड टिल 1772। रॉबर्ट क्लाइव 1772 तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग को लाया जाता है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, हम इसे ही पढ़ने जा रहे हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका टाइम पीरियड है 1772 से 1785 तक का। ठीक है, और इसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग को क्या, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि अगर पूछ रहा है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, पूछ रहा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कि क्या क्यों इसके पीछे लाने का मकसद क्या था। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर लिए कि 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, उसके बाद इसे लाया जाता है। होता क्या है कि हम पीछे के लेक्चर्स में हमने क्या देखा है कि निजामियत और दीवानी राइट्स 2 प्रकार के होते हैं, ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है। उसके क्या होता है, उससे होता है कि दीवानी राइट्स किसके हाथ में होते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में दीवानी राइट्स होते हैं, और जो जुरिस्डिक्शन होते हैं, जो पुलिस होते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, कंट्रोल करना, वो किसके हाथ में होता है, तो वो नवाब के हाथ में होता है। ठीक है, तो ये देख के क्या किया जाता है कि जो उनके खुद के ऑफिशियल थे वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले हो जाते हैं, काफ़ी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, और वहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत कम मुनाफा होता है, उसे बहुत कम मिलता है, उसे जो टैक्स कलेक्शन होता है वो ना के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे करप्शन, हाई करप्शन हो गया था, उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। तो ऐसा देखा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये महसूस होता है, ब्रिटिश के संसद को, ब्रिटेन के संसद को ये महसूस होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे द्वारा भेजा गया है वो हमें जो भारत से मुनाफा होना चाहिए, भारत से जो टैक्स कलेक्शन होता है, वो रिवेन्यू साइड है, वो तो उतना प्रॉपर ब्रिटिश पार्लियामेंट को नहीं मिलता है। तो इसीलिए क्या करता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करता है कि इसको,
तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहला कानून बनता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, पहला कानून बनता है किसको कंट्रोल करने के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, वो उसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, पहला कानून है टू कंट्रोल। अगर पूछा जाए कि विच वाज द फर्स्ट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल ओवर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हमें क्या सिंपल सा मतलब है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम चलते हैं और अभी हम पढ़ेंगे क्या कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाया जाता है कौन सा कानून, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसको अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या होने जा रहा है, टॉपिक होने जा रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या बताए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, क्या होता है, तो ये पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, वाई, अगर कारण पूछा जाए क्यों पास किया गया था, अगर कारण पूछता है क्यों पास किया गया था, तो ड्यू टू हाई लेवल ऑफ करप्शन। ठीक है, बता ही दिए कि कंपनी के जो अधिकारी थे वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए थे। और दूसरा क्या, तो दूसरा क्या देखा जाता है कि मोर देन रिक्वायर्ड टैक्सेस वाज नॉट सेंट टू ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन को जो रिक्वायर उससे ज़्यादा नहीं भेजा जाता था, वो टैक्स नहीं भेजा जाता था, इसीलिए क्या किया गया कि कंट्रोल करने के लिए पास किया गया क्या, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसका इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला जो इसका नंबर ए में हम दे देते हैं कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल रहता है उसे चेंज कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, चेंज टू, क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो पहला बनता है फर्स्ट, वो कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, देख लिए कि सबसे पहला क्या किया, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या चेंज कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और क्या पहला जो रहता है वो वॉरेन हेस्टिंग रहता है। ठीक है, अब इस गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल के उसकी सहायता के लिए, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जाता है, 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जाता है। कितना, 4 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जाता है। कितने मेंबर का, 4 मेंबर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसका क्या काम है, टू असिस्ट हुम, गवर्नर, टू असिस्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लिए, क्या देखे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, इसके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक 4 सदस्यी एक काउंसिल बनाया जाता है। ठीक है, वो क्या करेगा, गवर्नर जनरल को। तो यहाँ से अब क्या है, देखिए किस तरीक़ा से रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा लाने का क्या कर रहा है कि गवर्नर जनरल अब खुद के दम पर कोई कानून, कोई अपना मनमर्जी नहीं चला सकता। क्यों, क्योंकि 4 मेजोरिटी यहाँ पे देख रहे हैं, 4 और 1 5, तो 5 मेंबर का एक टीम हो गया। अब इसमें से अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है, कोई रूल बनाना है, तो वो मेजोरिटी पे होगा। और मेजोरिटी क्या कह रहा है, तो 3 का मेजोरिटी होना चाहिए, यानी कि गवर्नर जनरल के साथ इन 4 मेंबर्स में से कम 2 को तो जरूर सपोर्ट करना होगा गवर्नर जनरल को, तभी गवर्नर जनरल कोई कानून लेके आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम रिस्पॉन्सिबिलिटी का देख रहे हैं। उसके बाद क्या करता है, तो यहाँ पे जो हम बताए थे आपको पिछले में, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। और पीछे क्या बताया है कि 1773 तक कितना प्रेसिडेंसी, तो 1773 तक 3 मेजर इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज रहता है। कौन कौन सा,
बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी। यहाँ तक बता दिए हैं 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड द बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो 2 और हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, वहाँ पे भी गवर्नर होते हैं 1773 से पहले तक, वहाँ पे भी गवर्नर है, और मद्रास प्रेसिडेंसी वहाँ पे भी गवर्नर है। तो दोनों को क्या कर दिया जाता है, सब ऑर्डिनेट कर दिया जाता है, अधीनस्थ कर दिया जाता है किसके अंदर, सीधा सीधे हम कह सकते हैं कि वो दोनों को सब ऑर्डिनेट कर दिया जाता है किसके अंदर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर डाल दिया जाता है किस किस को। तो यहाँ से हम क्या लिख लेते हैं कि एरो दे देते हैं यहाँ पे कि एक है बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, इसको किसके अंदर कर दिया जाता है, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ का जो गवर्नर होगा और यहाँ का जो गवर्नर होगा वो दोनों किसे रिपोर्ट करेगा, तो ये, ठीक है, और ये दोनों रिपोर्ट करना होगा इसे किसे, तो रिपोर्ट करना हो किसे, बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में बता ही दिए गवर्नर जनरल, इसे रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ओवरऑल एक बात कर देना है कि ओवरऑल जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चेक करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए क्या होता है, तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। कितने मेंबर होते हैं इसमें, 24 मेंबर्स होते हैं, किसके लिए, वो जो जितना भी फंक्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फंक्शन है इसको रेगुलेट करने के लिए 24 मेंबर्स का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है। ये जो हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे 4 मेंबर्स, वो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, आपको वो कंफ्यूज नहीं होना है, वो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। लेकिन ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 24 सदस्य हैं वो किसको क्या कंट्रोल करेंगे, ओवरऑल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए इसके आगे फिर क्या है, इसके आगे है कि कलकत्ता में, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कलकत्ता में, कहाँ, तो फोर्ट विलियम में, ठीक है, कहाँ, फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में उस 1773 के कानून में ये लिखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट स्थापना होगा। हालांकि ये इस्टेब्लिश कब होता है, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं तो इस्टेब्लिश होता है 1774 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापित हुआ, बना, तैयार हुआ 1774 में, जगह क्या है, तो फोर्ट विलियम, कहाँ, कलकत्ता में, ठीक है। लेकिन किस कानून के तहत होता है, तो वो 1773 का कानून के तहत होता है, ठीक है। कितने, तो 1+3 जजेज, ठीक है, 1+3 जजेज, 1 चीफ जस्टिस, ये चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है ना, चीफ जस्टिस, और 3 अदर जजेज, ठीक है, 3 अदर जजेज उसमें होते हैं। और जो फर्स्ट चीफ जस्टिस हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस वो कौन रहते हैं, वो एलिजा इम्पे, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1774, 1774 में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित होता है। उसके पहले चीफ जस्टिस कौन रहते हैं, तो उसके पहले चीफ जस्टिस होते हैं एलिजा इम्पे, ठीक है। अब ध्यान देना है कि ये सुप्रीम कोर्ट उस समय ये इंडियन नेटिव्स के लिए नहीं था, भारत के लोगों की समस्या सुनने के लिए, उनकी समस्या को सॉल्व करने के लिए नहीं था, ये किसके, यूरोपियन साइड को, ब्रिटिश साइड को बस असिस्ट करने के लिए था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल के लिए था, नॉट फॉर द, नोट यहाँ पे हम लिख देते हैं, नोट में क्या लिख देते हैं कि, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट फॉर इंडियन नेटिव्स, ठीक है, इंडियन नेटिव्स के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं था, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके लिए, ओनली फॉर यूरोपियंस के लिए था, ये इसमें स्थापना किया गया, ठीक है। और तो ये हमने देख लिया, ये थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या किया गया, तो ये सब थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब चलिए थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं कि वारेन हेस्टिंग, ये सब किसके समय में हो रहा है, सब वारेन हेस्टिंग के समय में। गवर्नर जनरल कौन है बंगाल का, तो वारेन हेस्टिंग है, ठीक है। इसीलिए आपको हम ये थोड़ा सा बता दिए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और हम देख लेते हैं कि उसके समय में क्या होता है, तो 2 इम्पॉर्टेंट युद्ध हैं, जो 2 इम्पॉर्टेंट
फाइट होते हैं किसके किसके बीच, तो सबसे पहला जो होता है वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार वारेन हेस्टिंग के समय में ही होता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, मराठा वार, एंग्लो मैसूर, ये सब क्या है, तो ये सब जब हम पॉलिसी पढ़ेंगे किसका, ब्रिटिश का, जब हम पॉलिसी पढ़ेंगे उसमें इन डिटेल पढ़ना होगा कि सिख वार होते हैं, एंग्लो सिख वार होते हैं, एंग्लो अफगान वार है, एंग्लो अफगान वार पढ़ना है, एंग्लो सिख वार पढ़ना है, एंग्लो मैसूर वार पढ़ना है, एंग्लो मराठा वार पढ़ना है, ठीक है, कार्नेटिक वार पढ़ना है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। और इसके आगे हम क्या बताएं आपको कि हम अभी पढ़ेंगे कि वारेन हेस्टिंग के समय में और क्या होता है। तो वारेन हेस्टिंग के समय में हम देख लेते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, हम यहाँ पे एंग्लो मीन्स वर्ड इंग्लिश, ठीक है, एंग्लो वर्ड जो है सो वो इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक साइड इंग्लिश होंगे और दूसरा साइड कौन होगा, मराठा होगा, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग को ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ठीक है। और ये हम एंग्लो मराठा वार किसके किसके बीच में होता है, तो ब्रिटिशर्स के बीच में और मराठा के बीच में, ठीक है। जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि उस समय पेशवा कौन था, मराठा में जो डिजिग्नेशन था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट कहा जाता था पेशवा को, उस समय में जो पेशवा थे वो थे बाजी राव, ठीक है। और इनके भाई कौन थे, तो इनके भाई थे रघुनाथ राव, इनके जो उसमें पेशवा कौन थे और इनके जो भाई थे ब्रदर वो कौन थे, रघुनाथ राव, ठीक है, बाजीराव, और इधर कौन थे, पेशवा थे मराठा, और एक साइड थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो दो ध्यान इसमें क्या रखना है, ये हम अभी सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, इन डिटेल में हम कब पढ़ाएंगे, इन डिटेल पढ़ाएंगे जब हम एंग्लो मराठा वार जो है, अलग अलग जो एंग्लो मराठा वार है, जब एंग्लो मैसूर वार पढ़ाएंगे, ठीक है। उस यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, संधि है, जो इसको आपको ध्यान में रखना है। जो पहला संधि है, एक है ट्रीटी ऑफ सूरत, ठीक है, यानी कि सूरत की संधि कब होता है, 1775 में। ये इसका साल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब होता है, तो 1775 से लेके 82 तक, ठीक है। और दूसरा है ट्रीटी ऑफ साल बाई, ठीक है, ये कब होता है, 1782 में, यानी कि साल बाई की संधि। और इसका रिजल्ट क्या होता है, तो इसका क्या रिजल्ट होता है, तो ये टाई हो जाता है, ठीक है, मतलब कोई नाइदर ब्रिटिश, ना ही ब्रिटिश जीतते हैं ना ही मराठा, यानी कि इसका कोई निर्णय नहीं होता है, कोई निर्णय नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हम देख लिए, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सेकेंड एंग्लो, ठीक है, यहाँ पे ये है हमारा किसका है, ये इसका है, ठीक है, एंग्लो मराठा वार का। यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मैसूर देख लेते हैं, कब से कब तक, 1780 से 84 तक, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। ये फर्स्ट क्या था, एंग्लो मराठा, ये क्या है, सेकेंड एंग्लो मैसूर। तो आप पूछ सकते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर कब होता है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर होता है 1767 से लेके 69 तक, ठीक है। फर्स्ट है कौन रहता है, हैदर अली रहता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार किसके समय में होता है, वारेन हेस्टिंग के समय में, ठीक है। आगे और थोड़ा देखते हैं, कलकत्ता मदरसा, ठीक है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना, कलकत्ता मदरसा की स्थापना, ठीक है। उसके आगे क्या देखते हैं, तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कब, 1774 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, किसकी सहायता से, तो विलियम जोन्स की सहायता से, किसकी सहायता से, विलियम जोन्स की सहायता से। ये क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1774 में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके समय में, वो कौन सहायता करता है, तो विलियम जोन्स सहायता करता है, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, भारत का जो कस्टम था, रीति रिवाज था, जो यहाँ के कल्चर थे, उसमें उनको इंटरेस्ट होने लगता है। तो इसी कारणवश एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। और हम ये बता दिए हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है,
तो इसीलिए क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग के समय में हो रहा है। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं, तो जो भागवत गीता है, ठीक है, भागवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद होता है, इंग्लिश में अनुवाद। ठीक है, इंग्लिश में अनुवाद कि कौन करता है, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, कौन करता है, चार्ल्स विल्किंस करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि भागवत गीता का जो इंग्लिश अंग्रेजी में अनुवाद होता है किसके समय में होता है, गवर्नर जनरल कौन रहता है, तो वॉरेन हेस्टिंग रहता है। और कौन करता है, तो चार्ल्स विल्किंस करता है। यहाँ तक इंपॉर्टेंट हो गया। वॉरेन हेस्टिंग का हम टाइम पीरियड देख रहे हैं। इसके बाद क्या हम देख लेते हैं, इसके आगे क्या देखते हैं कि जब इसे हटाया जाता है, जब वॉरेन हेस्टिंग, हाँ, इसका एक और इम्पॉर्टेंट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी कहते हैं, एक लिख लेते हैं, रिंग फेंस पॉलिसी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग का क्या है, रिंग फेंस पॉलिसी, चार्ल्स विल्किंस, ये सब हम देख लिए। ये सब क्या है, तो ये सब वॉरेन हेस्टिंग के समय के बारे में है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि रोहिल्ला वार होता है। ठीक है, रोहिल्ला वार कब होता है, 1774 में। ठीक है, रोहिल्ला वार क्या है, तो रोहिलखंड एक जगह है और अवध नवाब, कहाँ के, अवध के नवाब के साथ। ठीक है, उन दोनों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यही देखते हुए अवध के नवाब चले जाते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं, और रोहिल्ला वार होता है 1774 में। ये इंपॉर्टेंट है, रिंग फेंस पॉलिसी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद होता है, कौन करता है, चार्ल्स विल्किंस करता है, ये इंपॉर्टेंट है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, विलियम जोन्स करते हैं, ये सही है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना होती है, वॉरेन हेस्टिंग। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से लेकर 84 तक, ये इंपॉर्टेंट है। उसका 1775 से 82 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसको और इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम मैसूर के बारे में, चारों फोर जो एंग्लो मैसूर वार होते हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और वॉरेन हेस्टिंग के समय के बारे में हम देख लिए। अब देख रहे हैं और थोड़ा इससे आगे जाते हैं और क्या देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और जो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, दोनों में कन्फ्लिक्ट रहता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि वो अपना कानून को प्रिवेल करवाए, वो अपना कानून जो बनाए वो ज़्यादा प्रभावी हो। और वहीं दूसरी तरफ क्या चाहता है, तो दूसरी तरफ जो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो चाहता है कि उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, उसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाए। इसी कारणवश एक एक्ट ऑफ हम देखते हैं कि सेटलमेंट 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, थोड़ा सा बस इसमें कुछ नहीं जानना है, सिर्फ एक लिख लेना है कि जो दोनों के बीच जो विवाद है, किसके किसके बीच, सुप्रीम कोर्ट के बीच और गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच जो विवाद है, उस दोनों विवाद को सुलझाने के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1781 का सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, सेटलमेंट एक्ट, और ये फेवर करता है, किसको फेवर करता है, तो गवर्नर जनरल को फेवर करता है। ठीक है, किसको फेवर करता है, गवर्नर जनरल को, किसके, ओवर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है। इसके बाद 1784 में, ठीक है, 1783 में क्या होता है कि ब्रिटेन का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर 23 साल की उम्र में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनता है। कौन बनते हैं, वहाँ का बनता है पिट्स। ठीक है, विलियम पिट्स बनता है। तो वो क्या लेके आता है, 1784 का जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1784 का इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। इसे क्या नाम दिया गया, इसे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 का नाम दिया गया। ठीक है, ये पिट्स कौन है, तो उस समय वो पिट्स जो रहता है वो ब्रिटेन का पीएम रहता है। और ये क्यों, तो जो 1723 का लाने का मेन उद्देश्य क्या है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट
क्यों लाया जाता है 1784 का? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए लाया जाता है। हम देख लिए इसमें क्या किया जाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम देखें ना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो क्या करते हैं, हम पिछले में बताए हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ओवरऑल जो फंक्शन है किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको सुपरवाइज करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब क्या किया जाता है कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नया एक मेंबर बनाया जाता है। कितने? 6 मेंबर इसमें रहते हैं। काम क्या है? तो ये पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को देखना, क्या करना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम है, कब लाया जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में लाया जाता है। क्या काम है? पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को देखना। और जो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनका अब क्या काम हो जाता है, ये अब सिर्फ और सिर्फ जो कॉमर्शियल फंक्शन है, ठीक है ना, कॉमर्स ट्रेड से रिलेटेड, सिर्फ उनका इस पे फंक्शन को, किसका, कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को देखना। ठीक है, आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्ट यही आपको चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दोनों का फंक्शन हम देख लिए। और इसमें कितना मेंबर्स है, तो इसमें 6 मेंबर्स है। हालांकि इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं इसमें 24 के 24 मेंबर, ठीक है, 24 मेंबर, इसे कंटिन्यू रखा जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 मेंबर, कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को देखना और यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या, पॉलिटिकल फंक्शन देखना। यहाँ तक हमने पिट्स इंडिया एक्ट का ये है। उसके आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या किया जाता है कि गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है ना, गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स। इसे माइनस कर दिया जाता है, कितना, -1 कर दिया जाता है और इसे 3 कर दिया जाता है, ठीक है, 4 से इसे कितना कर दिया जाता है, 3, यानी कि -1 घटा के कितना लाया जाता है, पहले 4 थे अब 3 थे। अब क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि मेजोरिटी कितना चाहिए, मेजोरिटी चाहिए 4 हो गए, यहाँ 4 में, और गवर्नर यहाँ कितना था, गवर्नर जनरल प्लस 4 तो टोटल 5, तो मेजोरिटी कितना चाहिए था, मेजोरिटी चाहिए था 3, लेकिन यहाँ पे 3 और गवर्नर जनरल 1 4, ठीक है। तो मेजोरिटी कब क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए कि 3, अभी भी मेजोरिटी कब होगा, 2-2 में तो टाई अप हो जाएगा, यानी कि 1 भी अगर गवर्नर जनरल को सपोर्ट करता है तो कितना हो गया, 2 हो गया। और जैसे ही 2 हुआ तो गवर्नर जनरल के पास क्या है, वीटो पावर है। गवर्नर जनरल के पास क्या है, वीटो का अधिकार है, वीटो पावर है। वीटो पावर कब लगाया जाए, जब टाई अप होगा, बराबर की स्थिति होगा, वीटो लगा के इसका मतलब गवर्नर जनरल को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया यहाँ से कि वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सके और थोड़ा सा अपने दम पे, अगर एक मेंबर भी, पहले कितना मेंबर का सपोर्ट चाहिए होता है, पहले वहाँ पे 2 मेंबर का सपोर्ट तब जाके 3 हो, लेकिन यहाँ पे अब 1 भी अगर सपोर्ट करेगा तो उसका कानून बन सकता है। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद क्या कर दिया जाता है, ठीक है, कि हम अभी बताए थे ना 1773 में क्या बताएं कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है उसे सब अधीनस्थ कर दिया जाता है। किसके अधीनस्थ कर दिया जाता है, तो वो अधीनस्थ कर दिया जाता है किसके, बंगाल प्रेसिडेंसी के। अब यहाँ पे उन दोनों को फ्री कर दिया जाता है, ठीक है, कि अब अलग अलग उन्हें वो रिलीव कर दिया जाता है, ठीक है ना, रिलीव द सब ऑर्डिनेशन, रिलीव सब ऑर्डिनेशन, ठीक है, किसका, तो कौन कौन से प्रेसिडेंसी का, तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज, कहाँ से, प्रेसिडेंसीज को कहाँ से, तो बंगाल प्रेसिडेंसी से, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से रिलीव कर दिया जाता है। तो ये हमने क्या देख लिया, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। यहाँ तक का हमारा आज का लेक्चर हुआ। हम वारेन हेस्टिंग, इसके बाद फिर आगे देखेंगे कॉर्नवालिस को हम पढ़ेंगे। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो कॉर्नवालिस पे होगा। हमारा ज्योग्राफी का भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप लोग एक ऐसा रूटीन को कर लेंगे जिससे हाँ कि हमारा हिस्ट्री का लेक्चर तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन सप्ताह में 1 या 2 वो हम ज्योग्राफी को भी थोड़ा सा देख लिया करेंगे, ठीक है। उसके साथ आगे का फिर जो सिलेबस होगा लेटर ऑन धीरे धीरे हम करेंगे। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए क्या,
कि रिवाइज करना है। अगर आपको सक्सेस पाना है, ठीक है, अगर सिविल सर्विस में सक्सेस पाना है तो हमारा फॉर्मूला एकदम क्लियर कट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि हमारा रिवाइज करना है, रिवाइज पढ़ना है, ठीक है। हम 2 बार 3 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जितना भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम होगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे जाएगा, ठीक है। रिवीजन इज द ओनली की टू द सक्सेस, ठीक है। सक्सेस के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए हमें, मोर एंड मोर, वी नीड टू प्रैक्टिस ए लॉट, ठीक है। वी नीड टू डू ए बेटर टास्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विस, और उसमें क्या है, रिवीजन है, ठीक है। तो हम यहाँ से वारेन हेस्टिंग को हम पढ़ लिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ लिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पढ़ लिए, उसके बाद हम पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पढ़ लिए, ठीक है। इसके आगे फिर हम आने वाले लेक्चर्स में हम इसके आगे फिर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।